गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता आपके साथ स्थितिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या यूजेस हैं, किस प्रकार से हम स्थितिज ऊर्जा को समझ सकते हैं, उनके बारे में आज आपके साथ चर्चा करूंगी। उम्मीद है दिवाली की छुट्टियां आप सब लोगों के लिए अच्छी रही होंगी। आप लोगों ने पुराना पढ़ाया हुआ सारा रिवीजन करा होगा। तो आज हम चर्चा करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी भी निकाय की अपनी स्थिति, उसका कॉन्फ़िगरेशन या उसकी विकृत अवस्था या स्टेट ऑफ स्ट्रेन के कारण जो भी वस्तु कार्य करने की क्षमता रखती है, वही कार्य करने की क्षमता को हम उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगर हम बहुत सीधे तौर पर समझना चाहें तो हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी निकाय या वस्तु की स्थिति या अभिविन्यास के कारण उसमें जो ऊर्जा संग्रहित होती है, उस ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मापन कार्य ही उस मात्रा से किया जाता है जो कि वह अपनी वर्तमान स्थिति अथवा अवस्था से किसी प्रामाणिक स्थिति या अवस्था में जाने पर कर सकता है। सामान्यतः हम प्रामाणिक स्थिति वह लेते हैं जहां निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, अर्थात स्वयं अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। सुविधा की दृष्टि से प्रामाणिक स्थिति को सामान्यतः हम अनंत पर लेते हैं। जब भी किसी कण को किसी संरक्षी बल क्षेत्र में, जैसे संरक्षी बल क्षेत्र अर्थात गुरुत्वीय बल, प्रत्यास्थ बल या स्थिरवैद्युत बल के विरुद्ध यदि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस प्रकार से किसी भी कण की दो अवस्थाओं में स्थितिज ऊर्जा के मानों का अंतर उस कार्य से नापा जाता है जो कि कण को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लाने में बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। अगर हम स्थितिज ऊर्जा की उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो हम बता सकते हैं, जैसे कोई भी वस्तु यदि हमने किसी ऊंचे स्थान पर रखी हुई है तो उस वस्तु की में स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि कोई भी गिरता हुआ पिंड है तो हर स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होगी। सामान्यतः अगर हम और देखें तो यदि हम स्प्रिंग को खींच दें तो स्प्रिंग को खींचने में भी उसकी पोजीशन बदल रही है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात स्प्रिंग को खींची हुई स्प्रिंग में भी कार्य करने की क्षमता होती है, अर्थात उसको भी हम कहते हैं कि उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि हम स्प्रिंग को एक हाथ से बल लगाकर दबाते हैं तो हाथ के द्वारा स्प्रिंग पर प्रत्यास्था के विरुद्ध किया गया कार्य तथा हाथ के द्वारा व्यय की गई ऊर्जा स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हम स्प्रिंग से हाथ हटाते हैं, हम ये देखते हैं कि स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा आ जाती है और इस स्थिति में स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यदि मान लो हथौड़े से हम किसी चीज को तोड़ें, जैसे पत्थर को तोड़ते हैं मजदूर, तो हथौड़े को ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर से जब हथौड़े को नीचे लाते हैं तो पत्थर टूट जाता है। तो अर्थात हथौड़े को भी एक ऊंचाई से गिराकर किसी वस्तु को जब उसको तोड़ा जा सकता है, तो अर्थात हथौड़े में भी स्थितिज ऊर्जा है। हथौड़े को जब हमने ऊंचा उठाया तो हमने क्या किया, हमने हथौड़े में जो गुरुत्वीय बल है उसके विरुद्ध हमें हथौड़े को ऊंचा उठाने में कार्य करना पड़ा और यही कार्य हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। इस कारण ही जब हथौड़े को किसी वस्तु के ऊपर डाला गया तो वह वस्तु टूट गई। अर्थात किसी भी वस्तु को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाने पर उसमें कार्य करने की क्षमता जो है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब हम इसका गणितीय रूप
कंसीडर करेंगे कि किस प्रकार से हम गणितीय समीकरण के द्वारा स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए हमने कंसीडर किया, माना किसी कण पर कोई संरक्षी बल लग रहा है F। जैसे मान लो हमने कंसीडर किया कि हमने एक बाह्य बल लगाया और हमने यह कंसीडर किया कि कण पर जो बाह्य बल है वह इस प्रकार से लगाया कि जो संरक्षी बल लग रहा है उस संरक्षी बल के एग्जैक्टली प्रति संतुलित है, अर्थात जितना बल परिमाण में संरक्षी बल है बाह्य बल भी हमने उतना ही लगाया, लेकिन संरक्षी बल जिस दिशा में लग रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हमने बाह्य बल लगाया। अब हमने कण को धीरे धीरे संरक्षी बल के विरुद्ध एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक इस प्रकार चलाया कि उस कण की गतिज में किसी भी प्रकार की कोई गतिज ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो। इस स्थिति में कण में जो भी विस्थापन हुआ और विस्थापन होने में कण पर जो किया गया कार्य था वह पूरा की पूरा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। अर्थात यदि हम कण को स्थितिज ऊर्जा बिंदु A पर हम ये कंसीडर करें कि उसकी स्थितिज ऊर्जा UA है और जब कण B बिंदु पर पहुंच गया तब हमने कंसीडर किया उसकी स्थितिज ऊर्जा UB है, तो उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ? UB माइनस UA, that is equal to work done on the particle, and work done on the particle to displacing from the point A to B is equal to force into displacement. I'm sorry. So integration A to B F external dot dr is equal to UB minus UA. आप लोगों को ऐसा समझ में आया? चूंकि हमने पहले ही कंसीडर किया था कि बाह्य बल हमने इस प्रकार से लगाया है कि वह संरक्षी बल के ठीक प्रति संतुलित हो, अर्थात F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस F। इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें क्या मिला? UB माइनस UA इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A टू B F डॉट dr। अब हमने कंसीडर किया कि जो हमारे पास समीकरण 2 है, अगर हम इसका भौतिक तात्पर्य निकालना चाहें तो समीकरण 2 हमें क्या बताता है कि संरक्षी बल F द्वारा किए गए कण पर किए गए ऋणात्मक कार्य को व्यक्त कर रहा है। कौन? स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन। क्योंकि कण की गति की दिशा संरक्षी बल की दिशा के विपरीत है, तो किसी भी स्थिति में, मतलब यहां हम यदि उसको B बिंदु मान लें तो कि B बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए हमें A बिंदु को प्रामाणिक बिंदु मानना पड़ेगा और प्रामाणिक स्थिति माननी पड़ेगी। तो हमने इसको लिखा UB इज इक्वल टू UA माइनस ऑफ इंटीग्रेशन A टू B F डॉट dr। चूंकि हम सामान्यतः सुविधा की दृष्टि से प्रामाणिक स्थिति को हम अनंत लेते हैं। क्यों लेते हैं अनंत? क्योंकि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होता है। इसलिए हमने लिखा कि UA चूंकि प्रामाणिक बिंदु है, प्रामाणिक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा 0 है, अर्थात UA इज इक्वल टू 0 और B बिंदु पर कण की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? माइनस इंटीग्रेशन A टू B F डॉट dr। अर्थात समीकरण 4 जो है वो हमारी उस कण की स्थिति B पर स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। यदि बिंदु A अनंत पर है तो अनंत से r दूरी तक किसी भी कण को लाने में कण की स्थितिज ऊर्जा को यदि हम व्यक्त करना चाहें, rather than B, suppose the position point B is situated at a distance r, then this UR is equal to minus of integration because A point is situated at the infinite, because the A point is considered as the reference point and it is shifted from infinity to a distance r, so the position of B point is r over here, so this is equal to minus of integration
infinity to r f dot dr, अर्थात किसी कण की बिंदु r पर स्थितिज ऊर्जा कण को अनंत से r बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आया होगा कि स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थितिज ऊर्जा को हम समीकरण 5 से ही बहुत आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी कण को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य ही उस कण की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आप सबको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस परिभाषा को याद करने में। अब हम कंसीडर करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा किस किस रूप में हम उसको काम में ले सकते हैं, क्योंकि हमने यह देखा जब कण पर हम बल लगाते हैं तो बल में विस्थापन होता है और कहीं ना कहीं उस बल के कारण ही हम कार्य कर सकते हैं और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो हमने इसको दूसरे प्रकार से भी कंसीडर किया कि इस संरक्षी बल जो है उसको हम स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। पुनः एक बार मैंने समीकरण 5 को कंसीडर किया। देखें, ur is equal to minus of integration infinity to r f dot er. Suppose the conservative force is denoted by Ifx plus Jfy plus Kfz and the displacement of the particle due to the conservative force is dr is equal to I dx plus J dy plus K dz. Now I can substitute the value of both f and dr. So this is equal to ur minus, आप देखें इसको भी, Ifx plus Jfy plus Kfz dot Idx plus Jdy plus Kdz, or ur is equal to fx dx plus fy dy plus fz dz. Because the coordinate of the coordinate of the position vector r is xyz, then ur can be represented as uxyz. So this is equal to, separate out कर लीजिए, minus integration infinity to x fx dx minus integration infinity to y fy dy minus integration infinity to z fz dz. Or this equation 6 can be written in terms of partial differentiation. So fx is equal to minus of del u over del x, fy is equal to minus of del u over del y, fz is equal to minus of del u over del z. As we know, the force F is equal to Ifx plus Afy plus Kfz. Substitute the value of fx, fy or fz. So this F is equal to minus of du over dx I cap minus of du over dy j minus of del u over del z k, or u we can take outside. So this is equal to minus of del over del x I plus del over del y j plus del over del z k into u, or this is equal to del. So f is equal to minus del u or minus of gradient u, where this del is equal to vector differential operator. This del is also considered as Nebel operator. So we can say the conservative force is equal to negative gradient of potential energy. This F is equal to minus of gradient u. So we can say the conservative force is equal to negative gradient of potential energy. Now we can also consider the curl of the conservative force. As we know, the conservative force is equal to negative gradient of potential energy. So F is equal to minus del u, or it is equal to minus of gradient u. Now we'll take the curl of this equation. So curl F is equal to del cross F. This is equal to del cross minus of del u. So del cross del u over del x I plus del u over del y j plus del u over del z k. The first del is also equal to I j k. You can take the cross product. So substitute del over del x, del over del y, del over del z, and substitute this value del u over del x, del u over del y, del u over del z. So calculating this,
you will get this term I del u over del y del z minus del u over del z del y. Similarly, j del 2u over del z del x minus del 2u over del x del z minus k cap del 2u over del x del y minus del 2u over del y del x. As del u is a perfect differential, so all these terms are equal, or finally we can say the curl F is equal to 0. That means the curl of a conservative force is equal to 0. Now we consider the linear restoring force is कंजर्वेटिव. रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है. तो रेखीय प्रत्यानयन बल को हम जानते हैं कि विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है. तो हम लिख सकते हैं F is equal to minus of KR. This negative sign is indicating that the linear restoring force is opposite to the direction of the displacement. चूंकि रेखीय प्रत्यानयन बल संरक्षी बल है तो उसका कर्ल शून्य के बराबर होना चाहिए. सो del cross F should be equal to 0. By substituting the value of del or F over here, we'll calculate del cross F. This del cross F is equal to 0. It proves that the linear restoring force is always equal to a conservative force. अर्थात रेखीय प्रत्यानयन बल भी संरक्षी बल ही होता है. अब हम कंसीडर करेंगे यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण. किसी भी कण की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग उस कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है. हम जानते हैं कि हमने किसी m द्रव्यमान के कण को संरक्षी बल के प्रभाव में यदि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लेकर जाते हैं तो कण पर बल द्वारा कार्य किया जाता है. उस बल को हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया. W इज इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट dr. कार्य ऊर्जा प्रमेय भी हम पढ़ चुके हैं. कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी कण पर किया गया कार्य उसमें गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है. दैट इज इक्वल टू K2 माइनस K1. दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए. सो इंटीग्रल F डॉट dr इज इक्वल टू डेल्टा K. This is equal to K2 minus K1, where K1 and K2 are the kinetic energy at the position 1 or position 2. K2 is the kinetic energy at the position 2 and K1 is the kinetic energy at the position 1. चूंकि हम जानते हैं कि संरक्षी बल के लिए किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात संरक्षी बल द्वारा कण पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए. सो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ U2 माइनस U1. और समीकरण 3 में हमारे पास क्या आया था, W इज इक्वल टू K2 माइनस K1. दोनों की हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड को भी हमने बराबर किया. K2 माइनस K1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ U2 माइनस U1. और हम लिख सकते हैं K2 माइनस K1 इज इक्वल टू माइनस U2 प्लस U1 और K2 प्लस U2 इज इक्वल टू K1 प्लस U1. समीकरण 5 हमें क्या कहता है कि संरक्षी बल क्षेत्र में कण की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है. यही हमारा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है. अर्थात हम क्या कह सकते हैं, K प्लस U मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर है. अब हम कंसीडर करते हैं कि यदि किसी कण पर असंरक्षी बल लग रहे हैं तो पिंड की जो संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा है वह संरक्षित नहीं रहती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करें कि किसी भी कण को यदि हम किसी रफ सरफेस पर चलाते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है. यदि पिंड को पुनः प्रारंभिक स्थिति में खिसकाएं तो भी घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा. और इस प्रकार से संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा पूर्ण चक्र में संरक्षित नहीं रहेगी क्योंकि घर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा हमारी घट जाएगी. और यही कमी ऊर्जा में कमी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है. चूंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा को न ही तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही क्षय किया जा सकता है. यांत्रिक ऊर्जा का कभी भी क्षय नहीं होता है. अर्थात ऊर्जा जब घर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया गया था तो वह ऊर्जा किसी अन्य रूप में प्रकट होती है. मे बी वो हीट एनर्जी के रूप में हमको अपीयर हो, मे बी साउंड एनर्जी के रूप में हो, मे बी लाइट एनर्जी, किसी भी प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है. अर्थात जब भी किसी पिंड पर या निकाय पर
असंरक्षी बल लगाते हैं तो भी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा संरक्षित रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं जब पिंड पर संरक्षी बल लग रहा हो तो पिंड की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी पिंड या निकाय की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो निकाय पर कार्यरत बल संरक्षी होते हैं। अर्थात K प्लस यू इज इक्वल टू ई, इसको हमने T के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर दिया तो d अपॉन डी टी ऑफ K प्लस यू इज इक्वल टू 0। K क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर। सो d अपॉन डी टी ऑफ 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट किया, mv dv अपॉन dt प्लस du अपॉन dt इज इक्वल टू 0। इसको हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स के रूप में लिखा तो हमारे पास हो गया du इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड डी जेड। डी यू अपॉन डी टी को हमने लिखा, हमने यहाँ डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी प्लस डेल यू ओवर डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी। इसको हमने सब वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, आई डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस के डेल यू ओवर डेल जेड डॉट आई डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे डी वाई अपॉन डी टी प्लस के डी जेड अपॉन डी टी। सो दिस डी यू अपॉन डी टी इज डेल यू डॉट डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। This is the rate of change of position vector. This is the velocity. So du upon dt is del u over del u dot v. इस मान को हमने समीकरण 8 में रख दिया। So mv dot dv upon dt plus del u dot v is equal to 0। और हमने लिखा m dv upon dt plus del u dot v is equal to 0। चूंकि पिंड का वेग 0 नहीं है तो निश्चित रूप से हमारे पास ब्रैकेट की टर्म 0 के बराबर होनी चाहिए, तो हमने लिखा m dv अपॉन dt प्लस डेल u इज इक्वल टू 0। लेकिन हम जानते हैं m dv अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सो दिस इज इक्वल टू ma और इट इज इक्वल टू f। सो f प्लस डेल u इज इक्वल टू 0 और f इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल u, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट u। अर्थात निकाय पर कार्यरत बल संरक्षी बल है तो स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक प्रवणता आरोपित बल के बराबर होती है। यही हमारा स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।